हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं। आज के चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तीनों के तीनों सेक्टर्स जो हमारे पास हैं उनको कंपेयर करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडिया को भी देखने वाले हैं। डिवीजन ऑफ ये सेक्टर्स भी देखेंगे और सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप भी देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कोई कोई लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज्ड हैं, जहाँ पर वो गुड्स भी बना रहे हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमें देखने को मिलेगा अपने आसपास बहुत ही आसानी से। बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को आराम से मिल जाएंगी। तो यही आज हमें बहुत सारे ग्रुप्स में जो क्लासिफिकेशन है इन सेक्टर्स की वही पढ़ना है। सो हमारे पास मेजरली 3 सेक्टर होता है। फर्स्ट नंबर 1 इज प्राइमरी, देन वी हैव सेकेंडरी एंड देन वी हैव टर्शियरी। इन तीनों सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं एंड इवेंचुअली उसके बेसिस पर ही सारा का सारा कैलकुलेशन जीडीपी का करा जाता है कि कौन जो फाइनल गुड्स में कितने पैसे कमा रहा है। अब अगर हम बात करें जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है, जो फर्स्ट जो हमारा सेक्टर होता है, दैट इज नोन एज आपका एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर। जितनी भी एक्टिविटीज फर्स्ट सेक्टर में होती है डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से होती हैं, सिंस इट इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी एज इन द फर्स्ट लेवल। टेक एग्जाम्पल ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कि कैसे कॉटन जो है उसकी ग्रोथ होती है, डिपेंड मेनली एंड नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट पर वो डिपेंड करता है जो भी चीज़ें। सिमिलरली अगर हम देखें डेयरी एक्टिविटी, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल और उसकी फॉडर पर डिपेंड करता है। फॉडर इन द सेंस जो चारा होता है। द प्रोडक्ट हेयर इज मिल्क विच इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई जो है बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। उसको सिर्फ एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन करना होता है और जो भी चीज़ें हो रही हैं दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सिमिलरली मिनरल्स का देखें, ओर्स का देखें, जो खुद एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जब भी हम अपने नेचर को एक्सप्लॉइट करके कुछ आउटकम निकालते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इंसान कंज्यूम कर रहा है, वो अपना प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसका प्राइमरी नाम क्यों है? बिकॉज ये सारी चीज़ों के लिए, बाकी और सेक्टर्स के लिए एक प्राइमरी बेसिस फॉर्म करता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड भी सेक्टर कहते हैं, क्योंकि जो भी मेजरली चीज़ें हो रही हैं दैट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर। अगर दूसरे सेक्टर के बारे में बात करें तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को कवर करता है जो नेचुरल प्रोडक्ट से उनके फॉर्म्स को चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके इंडस्ट्रीज में ले जाके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगर देखें, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or good. We convert earth into bricks, use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually became associated with the different kind of industry that came, it is also called industrial sector. Basically बच्चों लोग यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्टर में प्रोडक्शन हुई है उसको कहीं पर ले जाया जाता है और उससे एक फिनिश गुड निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो शुगर केन है उससे गुड़ बनाया गया, जो कॉटन है उससे कपड़ा बनाया गया, और जो मिनरल्स हैं उनसे कुछ प्रोडक्शन करी गई। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, राइट, रोड्स बनाई गई। ठीक है, तो ये होता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। अगर हम बात करें आफ्टर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर। ये दोनों से बिल्कुल अलग है। These are activities that help in the development of primary and secondary sector. ये वाला जो सेक्टर होता है, बाकी दो जो सेक्टर है उनकी मदद करने में बहुत हेल्प करता है। ये कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं करता है, ना ही कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है किसी भी चीज़ को, ना वो चेंज कर रहा है ना ही उसकी कल्टीवेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहाँ पर क्या बना लिया, हमने फॉर एग्जाम्पल शुगर केन की प्रोडक्शन करी, वो कहाँ पर आ गया? प्राइमरी सेक्टर में आ गया। शुगर केन से हम क्या मिला? हमको चीनी मिली, ठीक है, प्रोसेस्ड होती है, गुड़ मिला, ठीक है, ये चीज़ें हमारी रेडी हो गई। अभी बहुत छोटी क्वांटिटी में तो नहीं है, जहाँ पर हुई पूरे इंडिया में उसको पहुँचाना है, तो क्या होगा? वी विल रिक्वायर समबडी हु कैन प्रोवाइड हीज और आवर सर्विसेज। ठीक है, जो हमें क्या चाहिए, जो हमें टर्शियरी सेक्टर में मिलता है। तो ये तीनों ही सेक्टर एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और एक दूसरे के बिना इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। तीनों एक दूसरे पर बहुत ही अच्छे से डिपेंडेंट होते हैं। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स। बहुत बार हमारे पास स्टॉक होता है बहुत सारी चीज़ों का, तो उनको गोडाउन में स्टोर करके रखना है। फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि क्या है, आपको सर्विस दे रहा है।
ठीक है, तो जो भी चीजें सर्विस दे रहा है वो हमेशा टर्शरी सेक्टर में आएगा, और इसलिए इसको बच्चा लोग आपका सर्विस सेक्टर भी कहेंगे। जैसे कि स्टोरेज करने के लिए आपने कभी कम्युनिकेशन करा हो, कहीं पर फोन मिलाया हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो आपको अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ tertiary activities. Now note it down in your family what type of activities people are engaged in. Do let me know in the comment section below. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें भी जो हैं होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, राइट, देन वी हैव डॉक्टर्स, दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल हु डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। ठीक है, जो भी यहाँ पर लोग आपको किसी भी फॉर्म और शेप में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में ही आएंगे। इट कुड बी एजुकेटेड पर्सन, इट कुड बी लेस एजुकेटेड, इट कुड बी अनएजुकेटेड। ठीक है, सारे लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमेशा सर्विस सेक्टर में आएंगे। जो चीज़ रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल या फिर सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। प्राइमरी सेक्टर इज इक्वल टू प्राइमरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहीं पर रिसेंट टाइम्स में देखा गया कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शन सर्विस सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, एटीएम बूथ खुल गए हैं, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा खुल गई हैं, जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ग्रो भी कर रहा है। अब हमने यहाँ पर तीनों सेक्टर्स के बारे में बहुत क्लियरली जान लिया कि कौन कौन से सेक्टर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हमें तीनों सेक्टर्स को करना है कंपेयर, क्योंकि वेरियस जो एक्टिविटी प्रोडक्शन करती हैं, बहुत सारे कोई जो है प्रोडक्शन बना रहा है, कोई अपनी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बारे में हमारा नेक्स्ट स्टेप है इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वर्क इन दीज सेक्टर्स। In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. This is very obvious. कोई बहुत ज़्यादा लोगों को इंगेज कर रहा होगा जॉब्स में, कोई बहुत कम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो एकदम बहुत ज़्यादा एकदम विकास कर चुकी है, वहाँ पर टर्शियरी सेक्टर में ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर का वो कोई ज़्यादा मेजर काम नहीं कर रहे, बल्कि वो गरीब देशों से चीज़ों को एक्सपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पर आज के करंट टाइम में इन दी 21st सेंचुरी 2023 हमारा टर्शियरी सेक्टर का जो परसेंटेज है दैट इज कम्प्लीटली इंक्रीजिंग, और हम लोग भी अब एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ डू वी काउंट, हम कैसे काउंट करेंगे ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। So many thousand of goods and services produced, you might think this is an impossible task. अब इतनी ज़्यादा हज़ारों करोड़ों चीज़ें जो है बनाई जाती हैं, तो आपको लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल टास्क है काउंट करना, बट इसको काउंट करा जाता है। बट हमको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखना है। इफ 10,000 kg ऑफ wheat is sold at 20 rupees per kg, the value of wheat will be 2 lakh rupees. The value of 5,000 coconuts at 15 rupees per coconut, that will be 75,000. Similarly, the value of goods and services in these three sectors are calculated and then added up. सिमिलरली व्हाट विल वी डू, हम तीनों सेक्टर्स में जो भी सर्विसेज कोई दे रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई इंडस्ट्रीज है, उनका तीनों को मिला के जो भी फाइनल गुड्स होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमें एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि मैम हर एक गुड्स बार बार काउंट नहीं हो सकता, और हम यहाँ पर बहुत बार क्या करते हैं कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, इजंट इट। चलो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक फार्मर है जो कि अपना गेहूं एक फ्लोर मील को, यानी कि जो आटे की फैक्ट्री उसको बेचते हैं 20 रुपए किलो। अब वो जो मील वाले जो इंसान है वो क्या करते हैं, वीट यानी कि गेहूं को पीस देते हैं, ऑब्वियसली इसको फ्लावर बना लेते हैं, और वो एक बिस्किट कंपनी को यहाँ पर क्या करते हैं, ₹25 पर केजी बेच देता है। अब वो जो बिस्किट कंपनी है वो उसमें शुगर मिलाती है, ऑयल मिलाती है और बहुत सारे पैकेट्स बना लेती है। It sells biscuit in the market to consumer at the rate of ₹80, which means 20 rupees का एक पैकेट। Biscuits are the final goods that reach the consumer. Basically कहने की बात ये है कि अब हम बार बार चीज़ों को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले से जो फार्मर ने गेहूं बेचा एक फैक्ट्री ओनर को, उसको एक बार हमने काउंट कर लिया, फिर फैक्ट्री ओनर ने फ्लोर वाले को बेचा, यानी कि जिसने उसका आटा बनाया, आटे वाले ने उसमें और चीज़ें ऐड करी, तो हम तीनों स्टेजेस पे नहीं बल्कि सिर्फ फाइनल वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। दिस इज वाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर हम वीट और वीट के फ्लावर को देखें तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनकी वजह से बार बार चीज़ें रिपीट होती जाएंगी,
और इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। इसीलिए बच्चों लोग हम लोग क्या करते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ ₹80 of the biscuit already includes the value of flour. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included to count the value of flour, है ना, flour and wheat separately is therefore not correct, because when we would be counting the value of same things as a number of times, first as wheat, then as flour and then finally as biscuits. आप लोगों को पूरा अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई कि कभी भी हम लोग जो भी चीज़ फर्स्ट स्टेज से शुरू हो रही है उसको काउंट नहीं करते हैं इकोनॉमी में, बल्कि जो फाइनल गुड्स है उसको ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस द मेकिंग ऑफ दिस पेन, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लगी होंगी, है ना, तो बार बार हम उसको काउंट थोड़ी ना करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ दुकान में जाके इसको खरीद लेंगे, बिकॉज उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। जो भी इसको फाइनल बेच रहा है उसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया इसमें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो फाइनल गुड्स जो है क्या होता है, हर एक साल में काउंट करा जाता है और इन तीनों का सम मिला के हम उसको जीडीपी कहते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी फिनिश गुड्स हुए, सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी फिनिश गुड्स हुए, टर्शियरी सेक्टर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हुई, वो हमारा जीडीपी में काउंट होता है। इंटरमीडिएट गुड्स कभी काउंट नहीं होते हैं, अदरवाइज चीज़ें दो दो बार काउंट होने लगेंगी। और जीडीपी क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, राइट। तो जीडीपी हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या शो करता है कि कहाँ की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इन इंडिया द मेमोर टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या है, इसको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जो है मेजर करती है। ये मिनिस्ट्री हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की मदद लेके वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस, सबको एस्टिमेशन लगा के जीडीपी का आप लोगों को बता देते हैं, यानी कि हमको फिर वो बता देते हैं कि इंडिया का इतना जीडीपी फिलहाल चल रहा है। नाउ कम्स द नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। अगर हम हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर जनरली इट हैज बीन नोटेड histories of many now developed countries at the initial stage development प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। शुरू में सब लोगों के लिए प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो करंट जनसंख्या है उसको फीड करना होता है। बट बहुत सारे चीजें चेंज होती गई, फार्मिंग मेथड चेंज होते गए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करने लग गया। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। अब बहुत सारा, जैसे कि अपने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, क्लास 9 में हम ये पढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग और एक्टिविटीज हमको देखने को मिलती हैं, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, और सारे तरीके की जॉब्स भी बढ़ जाती हैं। लोगों की बाइंग एंड सेलिंग भी बढ़ जाती है, उनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी। बिसाइड्स फिर वही बात है कि मैम बहुत सारा गेहूं का प्रोडक्शन हो गया, तो शहरों तक भेजना है, जगह जगह चीज़ों को भेजना है। हेंस वी सी की ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी वगैरह भी चाहिए होती है। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। बट फिर भी मैम इनिशियली हमने देखा कि हम लोग जब आज़ाद हुए तो हमने प्राइमरी सेक्टर पर ही बहुत फोकस करा, बट लगभग 100 साल बाद और सारे नए मेथड्स आने लग गए, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लग गई, नई नई फैक्ट्रीज आने लग गई और सारी चीज़ एक्सपैंड करने लग जाती हैं। For people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. पहले लोग अपने जो आलू के चिप्स होते थे घर पे बना लेते थे, पर आज आप देखो कि बाहर निकलो तो आपको लेज और पता नहीं कौन कौन सी XYZ के ब्रांड्स के चिप्स बहुत भर भर के मिल जाएंगे। आपके साइड में ही शॉप होती है, आप उससे जाके ले आते हो, क्योंकि मैम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ के हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। पीपल began टू यूज मेनी मोर गुड्स दे वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट। सस्ते रेट पर सारी चीजें बनने लगती है, तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, लोग भी वहां पर ज्यादा काम करने लगते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। हैंस ओवर द टाइम यहाँ पर भी एक शिफ्ट हुआ। दिस मीन्स कि ये दोनों के दोनों सेक्टर्स में चेंज हुआ। फिर उसके और 100 साल बाद अब हमने देखा कि लोग सेकेंडरी से भी टर्शियरी सेक्टर की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी कि सर्विसेज देने लगते हैं। The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. For example, हम लोगों ने शुरू कहाँ से करा, एग्रीकल्चर। हम तो प्राइमरी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करते हैं हमारे देश में लोग, हमने एग्रीकल्चर से शुरुआत करी। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हुआ, हम लोग क्या यूज़ करा, HIV चीज़ जब हमने यूज़ करा तो 13 टाइम्स है ना चीज़ें बढ़ गई। अब जब चीज़ें बढ़ी तो हम एक जगह तो उसको स्टोर करके रखेंगे, हम क्या करेंगे, उसको बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इजंट इट। नई नई फैक्ट्रीज आ गई, अब जब हमें वो दूसरे स्टेट्स में पहुंचानी है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्विस सेक्टर की मदद चाहिए होगी. सो बेसिकली मैम डेफिनेटली देयर हैज़ बीन चेंज इन द सेक्टर्स. पहले हम लोग प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, देन वी मूव टू सेकेंडरी, और आज का हम देखें तो अच्छा खासा प्रोपोर्शन हम टर्शियरी सेक्टर में शेयर करते हैं. तो ये सारे जो चेंजेस हमने पढ़े ओवर द ईयर्स, देयर हैव बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व बाय द डेवलप्ड कंट्री. ये हम देखते हैं. अब मतलब बेसिकली हमें इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ना है कि हम लोगों ने कितना चेंज करा. तो जल्दी से ध्यान दो ग्राफ 1 पे, जिसमें कि आपको दिखेगा 1973 एंड 1974 का डेटा एंड ईयर 2013 एंड 14 का डेटा. तो यहाँ पर आप देखो जो ग्रीनर पोर्शन है वो टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी यहाँ पर हमको प्रेजेंट कर रहा है, विच वेंट लाइक अ फायर, एकदम बिल्कुल आग की तरह एकदम बढ़ गया है. और आप देखोगे कि एग्रीकल्चर बढ़ा तो डेफिनेटली, बट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना कि हमको ईयर 1973 और 74 में देखना. तो इसका इंपॉर्टेंस एक बार देखते हैं. While production in all the three sector have increased, it has increased the most in the tertiary sector. काफी visible है ये चीज. As a result, in the year 2013 and 14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. So 2013-14 में तो बिल्कुल बदल ही गया और tertiary sector ने सबसे ज्यादा. तो ये टर्शियरी सेक्टर आखिरकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ रीजन है, और ये क्वेश्चन यहीं पर आपके एग्जाम में आ सकता है. तो पहला है कि बहुत सारी जो कोई भी कंट्री होती है वहां पर हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एंड एक्सेट्रा रिक्वायर है, जिनको बेसिक सर्विसेज कहते हैं. जब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लोग खुश हैं, आपस में रह रहे हैं, तो उनको और बाकी चीज़ें की भी ज़रूरत है. उनके घर से कोई आर्मी में चला गया, राइट, और जो है गवर्नमेंट के जो है कुछ जॉब्स वो कर रहे हैं, बहुत ही दूर दराज वो पोस्टेड हैं, तो उनको जो है क्या करना है, अपने वहाँ पर कुछ जो है चिट्ठियाँ भेजनी है, कुछ गिफ्ट्स भेजने हैं जो है फेस्टिवल्स वगैरह के दौरान, ठीक है. डिफेंस हमको चाहिए, हमारे दुश्मन भाई इतने स्ट्रांग है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. तो ये सारी बेसिक सर्विसेज होती हैं किसी भी देश को और ज्यादा विकसित करने में. तो इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्टर. जब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली कि मेरे लोगों के डिमांड क्या है, उसको फुलफिल करने के चक्कर में उस टर्शियरी सेक्टर में डेफिनेटली इंक्रीजमेंट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती थी. सेकंड है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. अब जब हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन भर भर की होगी, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए होंगे, हमें ट्रेड करनी है, हमें स्टोरेज चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, पहले हम लोग क्या करते थे कि इतना ही कमाते थे और खाते थे, पीते थे, सो जाते थे और जंगलों में मोगली की तरह घूम लेते थे, राइट. बट क्या है, ह्यूमन का पूरा एवोल्यूशन हुआ, फिर उसने बातचीत, कम्युनिकेशन सब कुछ सीख लिया. अब उसको पैसा कमाना है, और जब भी कोई किसान हो या कोई भी हो, सब लोग तो पैसा कमाना चाहते हैं. एवरीवन वांट्स टू अर्न सम काइंड ऑफ प्रॉफिट, इजंट इट. तो अब लोग क्या करते हैं, टमाटर को होल्ड कर लेते हैं, टमाटर का रेट महंगा हो जाता है क्योंकि स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ गई है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हमें उसको प्रोवाइड करने के लिए सर्विस सेक्टर की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है. तो इसीलिए ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, उसी हिसाब से सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ जाएंगी. पहले हो ही नहीं रहा था प्रोडक्शन ज़्यादा, इसीलिए सर्विस सेक्टर की डिमांड नहीं थी. अभी पॉपुलेशन इतनी है कि टीचर्स की कमी पड़ रही है, अभी बीमार लोग इतने हैं कि डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है ना. और थर्ड रीजन क्या है टर्शियरी सेक्टर में, कि लोगों का इनकम लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो गया है. सर्टन पीपल जो हैं वो अलग अलग और ज़्यादा एंटरटेनमेंट, लाइक जैसे कि बाहर खाना खाना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट ट्रीटमेंट और प्राइवेट स्कूल और कुछ टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लोग, डांस क्लासेस, गिटार क्लासेस एक्सेट्रा की डिमांड करते हैं. और ये बहुत सारी बिग सिटीज़ में इजीली दिख जाएगा. जो चौथा फैक्टर है कि मैम हमारे पास नई नई यहाँ पर सर्विसेज जनरेट हो गई हैं. पहले बिल्कुल भी ये नहीं था, ठीक है. पहले क्या नहीं था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट नहीं था. अब तो ये हमारी जिंदगी का बड़ा ही आम हिस्सा बन गया है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास पहुंच रही हूँ बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, राइट. दिस प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़े हैं. अभी जो है हम बहुत ही मॉडर्न आधुनिक होते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आया है. However, you have to remember कि सारे जो सेक्टर्स में इक्वली डेवलपमेंट नहीं हुआ है. सर्विस सेक्टर में बहुत तरीके के लोग हैं और लिमिटेड लोग ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड है. At the other end, there is a very large number of workers engaged in service such as small shopkeepers, repair person, transport person. अब सर्विस सेक्टर की मैंने क्या बोला कि सर्विस सेक्टर में एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग, हर तरीके के लोग काम करते हैं.
despite of the form and shape of work. So these people barely manage to earn a living, but सर्विस सेक्टर में भी जरूरी नहीं कि सब लोग खुश हो और उनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा हो. Hence only a part of this sector is growing in importance, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे. अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं. ग्राफ नंबर 2 को अगर ध्यान से देखें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड है. सो ये तो बिल्कुल एकदम कट क्लियर है कि एग्रीकल्चर में जो है क्या है, हमारा शेयर देखिए सेक्टर्स जीडीपी में, और जो ग्राफ है उसमें देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. तो आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है. काम बहुत ज्यादा कर रहा है टर्शियरी सेक्टर, बट लोग बहुत कम है. 31 जो है यहाँ पर परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी अगर आप ग्राफ 3 में देखो. और ये देखो यहाँ पर कितना ज्यादा, लगभग 30 to 70 यानी कि 70% लोग, 70% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका होता है, टर्शियरी सेक्टर का. लोग कितना काम कर रहे हैं, 31%, विच मीन्स कि लोग ओवरलोडेड हैं काम से. सिंपलरली अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट कि हम लोगों ने चेंज तो देखा है जीडीपी में, बट उतना चेंज रोजगार में डेफिनेटली नहीं आया है. रिमेंबर दैट. ओके, तो ग्राफ 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है और मैम कितना ज्यादा यहाँ पर हम लोगों को कम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो सवाल है कि ऐसा सिमिलर शिफ्ट जो है प्राइमरी सेक्टर में नहीं हुआ. इट इज नॉट बिकॉज नॉट ओनली इसमें पूरी जॉब्स यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई थी, बल्कि बात यह है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड बाय 3 times. बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्शन था वो बहुत बड़ा, बट इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं बढ़ी. यही सेम इम्प्लाई करता है टर्शियरी सेक्टर पर भी. While production in these service sector rose by 14 times, employment around 5 times ही बढ़ी, क्योंकि मैम क्या होता है कि इतने ज़्यादा स्किल लोगों के पास नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. अभी भी बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मैम वो 1/6 ऑफ जीडीपी अभी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है. इन कॉन्ट्रास्ट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ ऑफ द पीपल. Does this mean that a worker in agriculture are not producing as much as they could? क्या इसका कारण ये है कि जॉब्स नहीं बढ़ रही क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम देखें, इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड. इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड. अगर हम ग्राफ 1 और ग्राफ 2 और 3 को दोबारा से एक बार देखें तो डेफिनेटली 44% पीपल आर स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट मैम उसका शेयर बहुत कम है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनके पास उतनी स्किल्स नहीं है कि वो टर्शियरी सेक्टर में जा पाए. फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, फिर आपको और अच्छी चीजें समझ आएंगी. एग्जाम्पल है स्मॉल फार्मर लक्ष्मी का, जिसके पास 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है, डिपेंड ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. बेसिकली कहने की बात यह है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लोग जबरदस्ती काम कर रहे हैं. अगर 5 लोग फैमिली में तो 5 के 5 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो उतना ही रहना है. दैट इज हाउ वी सी कि लगता है कि एम्प्लॉयड हैं पर एम्प्लॉयड नहीं है, इसीलिए प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. ठीक है, चलो. अब वो जो है ज्वार और अरहर की खेती करती है, 2 हेक्टेयर उसके पास जमीन है, बहुत ही कम होती है. उसके घर में 5 के 5 मेंबर उस 2 हेक्टेयर की जमीन पर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम है ही नहीं करने के लिए, उनको कुछ और स्किल आती ही नहीं है और या फिर पैसे नहीं है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर उनमें से सिर्फ एक इंसान भी 2 हेक्टेयर की जमीन में काम करे तो प्रोडक्शन विल रिमेन सेम ओनली. 5 लोग तो और जल्दी काम को फिनिश कर लेंगे, है ना. अब जब 5 लोग जल्दी से फिनिश कर लेंगे तो एक्चुअल में हमें लग रहा है कि सिर्फ लेबर का एफर्ट डिवाइड हो रहा है, प्रोडक्शन डिवाइड नहीं हो रहा है कि 5 लोग करेंगे तो ज्यादा फसल है, अरहर की दाल 3 गुना बड़ी हो जाएगी. नहीं ना, वो उतनी ही रहेगी. ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल एम्प्लॉयड. थोड़ा काम कर रहे हैं बट फुल काम किसी के पास नहीं है. और इसी टाइप की बच्चे लोग क्या है कि हमें लगता तो है कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली अपनी पोटेंशियल से काफी कम काम कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन. ये छुपी होती है और लगता है कि इंसान के पास जॉब है, बट उसके पास सच में जॉब नहीं होती है, और इसी को ही डिस्गाइज यानी कि हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि जो अगर आप फिर से ग्राफ 2 और ग्राफ 1 को जो है 3 को कंपेयर करो तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इज ओनली 10%, बट 44% लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, विच मीन्स कि वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं, एज सच कोई काम नहीं है. ठीक है, चलो. नाउ एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं. लैंडलॉर्ड है सुखराम, वो आता है और कुछ लोगों को हायर कर लेता है. ठीक है,
तो लक्ष्मी की फैमिली के लोग रेडी हो जाते हैं, उनको लगता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। सिंस वो बोलता है कि उनको आपको 5 लोगों की ज़रूरत तो है ना इतने छोटे से जगह में, और 2 पीपल अगर निकल भी जाएँगे तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आपको मेरे यहाँ जॉब करने से और पैसा मिल जाएगा। अबव एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि अगर हम 2 लोग को निकाल दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ फैमिली वुड इंक्रीज़ एंड दे वुड आल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज़ मच एज़ फ्रॉम देयर लैंड। ठीक है? देयरफॉर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, और ऐसे हमारे पास लाखों फार्मर्स हैं। लाखों नहीं, आई वुड से करोड़ों फार्मर्स हैं हमारे पास ऐसे। अगर हम उनको हटा भी देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से तो कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, बल्कि मैम हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन हमारा किसमें है टर्शियरी सेक्टर में, फिर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है? तो इनकम ऑफ द पीपल वो टेक अप इंक्रीज, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में भी होता है, जैसे कि शहरों के सर्विस सेक्टर में, जहाँ पर कैजुअली लोग अपना दिन में काम ढूंढने निकलते हैं, जैसे कि पेंटर्स। आपने चौराहे पर देखा होगा बहुत सारे लोग जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली लेबरर होते हैं, खड़े होते हैं, काम मिल जाएगा। प्लम्बर्स देयर, रिपेयर पर्सन और बाकी सारे लोग जो और जॉब्स यहाँ पर कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी डेली, ये लोग भी बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इनको भी लगता है कि सच में जॉब है, बट रियल में कोई जॉब नहीं होती है। इनको रोज रोज डेली बेसिस पर काम मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में होती है। ठीक है? तो ये क्या करते हैं, बहुत बार जो है रिक्शा पुलर बन जाते हैं, छोटे छोटे काम करने लग जाते हैं, जहाँ पर इनकी बहुत ही कम कमाई होती है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये भी एक चीज़ है कि कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा है टर्शियरी सेक्टर में, बट जॉब्स नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या है कि मैम अगर जॉब्स नहीं है तो फिर जॉब्स कैसे आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो हमने डिस्कशन करा उससे तो हमें एक बात पता चल गई है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में अच्छी खासी है। अब ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हैं, वो बिल्कुल भी जॉब नहीं कर रहे, वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे रोजगार क्रिएट करने के लिए? लक्ष्मी के एग्जाम्पल को यहाँ पर और ज़्यादा समझते हैं। जिसके पास क्या है, 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको यहाँ पर क्या दे सकती है बच्चों लोग, लोन दे सकती है। गवर्नमेंट उसको पैसा देगी और लोन प्रोवाइड कर देगी, वो सस्ता और अच्छा कम इंटरेस्ट रेट पर लोन जो है बैंक उसको प्रोवाइड करे। तो लक्ष्मी अपने लैंड को इरिगेट कर लेगी पैसे से, ऑब्वियसली पानी अपना चलवा लेगी, अपनी जो है दूसरी वीट या फिर राबी सीजन के रिगार्डिंग में वो वीट और बाकी दूसरी फसलों को भी उगा सकती है। और लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। और इतना करने से 50 दिन का रोजगार कुछ लोगों को मिल जाएगा, जिसमें से वो बोना भी करेंगे, उसको जो है पूरा का पूरा ध्यान भी रखेंगे, उसकी एप्लीकेशन और हार्वेस्टिंग भी करेंगे। सो 2 लोगों को तो एक्स्ट्रा जॉब मिल गई। नाउ सपोज एक नया डैम बना दिया जाए, ऑब्वियसली सरकार की तरफ से करने पड़ेंगे सारे कैनाल्स यानी कि नहरें, ताकि उनकी फील्ड्स को फार्मर्स अपना इरिगेट कर पाए। क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इरिगेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, डैम को कंट्रोल करने वाला होगा, पानी को छोड़ने वाला होगा, पानी को रोकने वाला होगा। तो बहुत सारे लोगों को डेवलपमेंट हो जाएगा और एग्रीकल्चर भी में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नाउ सपोज वन मोर एडिशन, लक्ष्मी एंड अदर प्रोड्यूसेस मोर देन दी बिफोर। अब इतना ज़्यादा पानी मिल रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या हो, प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, अपने पास जो चीज़ें रख के बाजार में बेचने जाएंगे। बाजार में जब वो लोग बेचने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने आसपास शहरों में बेचेंगे, फिर और पैसा आएगा, मनी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करेंगे, क्रॉप की स्टोरेज करेंगे, रूरल की सड़कें अच्छी करवाएंगे जहाँ पर मिनी मिनी ट्रक्स पहुँच पाए। अब ट्रक बना चलाने वाला आएगा, रोड बनाने वाला आएगा, तो हर तरफ जॉब्स की क्रिएशन हो जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे फार्मर्स लक्ष्मी के जैसे हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है, उनको अच्छा पानी भी मिलने लगेगा और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आसपास के एरिया में भी क्रिएट होने लग जाएंगे। अब लक्ष्मी के पास यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम देखी वो हम लोग देख रहे थे सिर्फ पानी से, बट और भी तो चीज़ें चाहिए, जैसे कि उसको अपनी ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारे सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर, है ना, उसको सारी चीज़ें चाहिए। बट पुअर फैमिली की बैकग्राउंड से है वो, तो वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो उसको पैसा लेना पड़ता था मनी लेंडर से, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा ब्याज जो है लेता था। तो उसने सोचा अगर हम यहाँ पर क्या करें, लोकल बैंक्स बना दें, यानी कि सरकारी बैंक, जो कि क्या करे, बहुत ही रीजनेबल रेट पर उसको उधार दे दे, क्रेडिट दे दे पैसा। शी विल बी एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टिवेटर फील्ड लैंड। वो बहुत ही कम टाइम में क्या कर लेगी, बहुत सारा कल्टीवेशन कर लेगी, मदद लेगी सरकार से, और बहुत सारा पानी और सारी चीज़ें उसको सस्ते रेट पर मिल जाएगी। जब उसका पैसा क्या हो जाएगा, अर्न हो जाएगी, उसकी अर्निंग आ जाएगी उसकी प्रोडक्शन से, तो वो सरकार का वो पैसा वापस भी कर सकती है। ठीक है, अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन दी सेमी रूरल एरियाज। हम लोगों को एक और जो है ये टैकल करनी प्रॉब्लम किस चीज़ की, बेरोजगारी की। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज या फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, सो दैट यहाँ पर सपोज करो
मेनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, यानी कि वो अरहर की दाल और जो है चिकपी यानी कि छोला जिसको बोलते हैं, पल्स क्रॉप कह सकते हो। सेटिंग अप अ दाल मील, ये एक मील भी बना लेते हैं जहां पर एक प्रोक्यूरर प्रोसेस करेंगे और बाकी क्या करेंगे, शहरों में बेच देंगे। एक कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ पर एक आप देख सकते हो, जैसे कि ये लोग अपने पोटैटो और अनियंस को रख सकते हैं सस्ते जब वो हैं तो उसको कोल्ड स्टोरेज मतलब स्टोरेज होती है जहाँ पर जो आपकी आलू और प्याज या फिर टमाटर की जो वेजिटेबल्स है वो सड़ेगी नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जब प्राइस अच्छा है तो मार्केट्स में बेच देंगे, और ये किसी के भी वजह से नहीं हो सकता, ये सरकार की मदद से ही हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है, बहुत ही कम लैंड है लोगों के पास और उनकी प्रोडक्शन काफ़ी लेस होती है। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया हनी कलेक्शन करा जा सकता है, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना के उसको शहरों में बेचा जा सकता है। वेजिटेबल प्रोसेस करी जा सकती है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री लोकेटेड इन सैमी एंड नॉट नेसेसरली लार्ज अर्बन सेंटर। और जो लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं उनको अब शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन रूरल एरियाज में ही हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर, डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एज ग्रुप ऑफ 5 to 29। इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो यंग एकदम जो है पॉपुलेशन है। आउट ऑफ अबाउट दिस 51 ही यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा रही है। रेस्ट पर्टिकुलरली जो 18 ईयर्स हैं वो घर पे हैं और वो चाइल्ड लेबर आपको करते हुए दिख जाएंगे। अगर ये बच्चे भी यहाँ पर स्कूल अटेंड करने लग जाएं तो बाकी फिर जाके ये बेरोजगार नहीं होंगे, पढ़ लिख लेंगे तो सर्विस सेक्टर में ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएंगे। बट जिसके लिए हमें बाकी और बिल्डिंग्स चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए और मोर स्टाफ चाहिए। और यहाँ तक कि एक स्टडी जो कंडक्ट कराई थी प्लानिंग कमीशन ने, जिसको आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, वो कहता है कि नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। सिमिलरली हम लोग अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करें, और ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर आए तो और ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर रोजगार में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यानी कि हमने एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट करनी है और हमने टर्शरी सेक्टर में भी रोजगार के रिगार्ड्स में जो है इंक्रीज करना है परसेंटेज। ठीक है, सो ये सारे जॉब्स जो है हम क्रिएट करेंगे तो पॉसिबली ये सारे जो हमने भी प्रॉब्लम्स देखी ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। तो हर एक स्टेट और रीजन का कुछ पोटेंशियल होता है, वहाँ के लोग क्या है अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर बीच वाले एरियाज है वहाँ पर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा करा जा सकता है। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लाइक आईटी लगाई जा सकती हैं। आपको भी पता है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि गुजरात में मिलने वाली चीज़ें और कहीं नहीं मिलेंगी, राजस्थान में मिलने वाली, गोवा में या फिर महाराष्ट्र में, झारखंड में मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हर जगह नहीं मिलती। तो उससे भी यहाँ पर क्या करा जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। बट इनके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट चाहिएगा गवर्नमेंट की तरफ से, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन वो कहती है कि टूरिस्ट सेक्टर इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे कि अगर हम ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर लें तो हर साल 35 लाख पीपल कैन बी गिवन जॉब्स। कैन यू इमेजिन, अगर हम अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट अलोन, टूरिज्म सेक्टर अलोन डेवलप कर लें तो यहाँ पर 35 लाख जॉब्स अकेले क्रिएट कर लेगा। वी मस्ट रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं बहुत ही लंबे समय पर। एक शॉर्ट टर्म डिसीजन जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर काम हुआ है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज करा है, दैट इज लॉ द राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर टेस्ट था जिसमें सरकार ने बोला कि हमें बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिला, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। हैंस व्हाट दे डिड कि उन्होंने यहाँ पर लॉ निकाला, 625 डिस्ट्रिक्ट में काम देना कंपलसरी करा। इसके रिगार्ड्स में बचे लोग, जिन लोगों को जॉब की जरूरत है वो आएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और 100 दिन का रोजगार उनको गारंटेड मिलेगा। और अगर सरकार यहाँ पर फेल हो जाती है तो उनको उस पर्टिकुलर 100 दिन के पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लोग भी यहाँ पर क्या है बेरोजगार हैं, जिन लोगों को चाहते हुए भी जॉब्स नहीं मिले, उनको बहुत सारा सपोर्ट मिलने लगेगा। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। हमारे पास दो तरीके के और सेक्टर होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, वन इज ऑर्गेनाइज एंड अनदर वन इज अनऑर्गेनाइज। ठीक है, अब बात करते हैं कांता की। यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल है, कांता एंड कमल। अब कांता है जो कि एक ऑफिस में काम करती है, वो 9:30 से 5:30 तक अपना ऑफिस जो है अटेंड करती है। उसकी सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आ जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड। ठीक है, उसको रूल्स जो भी गवर्नमेंट ने लागू करे हैं उसको सब कुछ मिलता है। उसको मेडिकल अलाउंसेज और बाकी तरीके के अलाउंसेस भी मिलते हैं। उसको ऑफिस संडे को नहीं जाना पड़ता है, वो उसकी जो है पेड हॉलीडे होती है। When she joined work, she was given an appointment letter stating all terms and condition of work। उससे कोई जबरदस्ती काम यहाँ पर नहीं करवा सकता है। वहीं पर कॉन्ट्रास्टिंग जो है
एक और एग्जाम्पल है विच इज कमल्स एग्जाम्पल। कमल कांता का ही नेबर है, पड़ोसी। वो डेली वेज लेबरर है, साथ ही के एक ग्रोसरी शॉप में। वो सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग में चला जाता है दुकान पर और रात को 8 बजे लौट के आता है। उसको कोई अलाउंस नहीं मिलता है, उसकी बस जो यहाँ पर काम है उसके हिसाब से पैसे मिलता है। अगर वो किसी दिन छुट्टी भी ले ले तो उसका पैसा मालिक काट लेता है। देयरफॉर वो कोई छुट्टी नहीं ले पाता है, ना ही उसकी कोई छुट्टी होती है। सो उसको कोई फॉर्मल लेटर भी नहीं मिला कि उसको क्या क्या यहाँ पर कंडीशन है और उसको कोई भी काम करने के लिए कहा जा सकता है, कभी भी उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो हमें ये समझ में आया कि मैम कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में रह रही है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है सारी चीजें क्या होती है, रेगुलर होती हैं। वहां पर लोगों को काम की गारंटी मिलती है और वो गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर होता है, कुछ जो कि कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेटुइटी एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है बिकॉज मैम इसमें फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय द एनीवन बट दे माइट वर्क ऑन देयर ओन, बट दे हैव टू बी रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कुछ की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके पास रोजगार की गारंटी होती है, सिक्योरिटी होती है। वो फिक्स आवर्स के लिए काम करते हैं। वो जो है अगर ज़्यादा काम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स, उनको और बाकी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि उनको छुट्टी लेनी है, मेडिकल लीव लेनी है, कहीं घूमने जाना है, ग्रेटुइटी रिटायरमेंट पे वैसा मिलता है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट्री मैनेजर को इंश्योर करना पड़ेगा साफ पानी, सैनिटेशन, वर्किंग इन्वायरमेंट, एंड व्हेन दे रिटायर दीज गेट पेंशन एज वेल। बट यहीं पे कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट कमल की, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जहां पर बहुत ही स्मॉल, स्कैटर्ड और लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है, बहुत ही छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर फॉलो होता है। बहुत ही कम पैसा मिलता है और रेगुलर भी नहीं होता है, जब मर्जी उनको काम से निकाल दिया जाता है। ओवर टाइम करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, छुट्टी भी नहीं मिलती, छुट्टी मिलती है तो उसका पैसा काट लिया जाता है। अगर सिकनेस, वो बीमार हो जाए तब भी उसको पैसा जरूर कटेगा, एम्प्लॉयमेंट उसकी सिक्योर नहीं है और वो कभी भी उनको बोला जा सकता है। ज़्यादा काम है और पैसा बहुत कम है, और जो है जब बहुत बार तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब काम नहीं होता तो उनको घर भी भेज दिया जाता है। तो ये सारे लोग डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयर पर, और ये सारे के सारे सेक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग वेरी वेरी स्मॉल जॉब्स, जैसे कि कुछ रिपेयर का काम करना। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। सिमिलरली जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो जब चाहे मजदूर को बुला लेते हैं और जब चाहे उसको भेज देते हैं वापस। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। सो हम लोगों को प्रॉब्लम अगर मिली है तो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हम लोग इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो जॉब्स मिलती हैं जो कि बिल्कुल एकदम बहुत ही आपको सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बट जिस हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सपैंड करा उस हिसाब से जॉब एक्सपैंड नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग इसमें पैसा चुराते हैं और वो कुछ भी कायदे कानून को फॉलो नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना ही पड़ता है, जहाँ पर उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है, उनकी जो अर्निंग्स है लो होती हैं। सिंस द 1990s इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो। 1990 से हमने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही हैं और वो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आके कुछ छोटा मोटा काम शुरू करते हैं। बट बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स। बट मैम इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। अब ये कौन कौन से लोग होते हैं जो बहुत वल्नरेबल होते हैं, जिनके साथ बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें गलत होती हैं, उनके बारे में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जिसमें लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशियंस जैसे कि वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एंड कारपेंटर्स। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बहुत ही छोटे हैं। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds. इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको सरकार की तरफ से टाइमली बीज मिल जाए, एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, पैसों का स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स भी मिल जाए। और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि मैम ये होते कौन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट वगैरह में। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, ये सारे लोग स्मॉल स्केल में भी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। उन लोगों से रॉ मटेरियल जो है क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा और मार्केटिंग ऑफ आउटपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा। These casual workers in both and rural areas need to be protected। और उसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो गांव में भी और जो रूरल एरियाज में भी, उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स और बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटीज से अपने आप को देखते हैं कि उनको रेगुलर काम और जो है कम पैसे के साथ साथ उनको सामाजिक जो है डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है।
तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रोटेक्शन और सपोर्ट दोनों की जरूरत है, बोथ एट द इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अब हम अपने सेक्टर्स को ओनरशिप के भी बेसिस पर जो है क्लासिफाई करते हैं, जो कि जीडीपी में बहुत मदद करता है। इसमें हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये सारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर तो किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट के, और सारे के सारे एसेट्स और सर्विसेज पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, ये किसी इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप और कंपनी का हो सकता है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर के, इंडियन रेलवेज एंड इंडियन पोस्ट ऑफिस। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो जैसे कि टाटा एंड आयरन स्टील और रिलायंस इंडस्ट्री आर प्राइवेटली ओन्ड, इनके इंडिविजुअल मालिक होते हैं और ये ज़्यादातर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। एक्टिविटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ऑब्वियसली जिनको प्रॉफिट यानी कि पैसा कमाना है, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको सर्विसेज अपने लोगों को प्रोवाइड करनी है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल एंड कंपनीज। हम लोग अगर इनकी सर्विसेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जियो का फोन यूज कर रहे होंगे, उसको रिचार्ज कराते हो, राइट, जिसमें कि अच्छा खासा पैसा लगता है ना। अगर आपको जो है प्राइवेट एयरक्राफ्ट में फ्लाई करना है तो उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, सरकारी एयरक्राफ्ट में इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, उसको सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना, उसको बहुत ही कम रेट में भी वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। उसका है कि आप लोगों को यहाँ पर टैक्सेस और बाकी तरीके से भी सर्विसेज को रेंडर किया जाता है, हम लोग ही पैसा देते हैं तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो जो आजकल की गवर्नमेंट है वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर एंगेजमेंट कर रही है, उसके बारे में एक बार ध्यान देते हैं। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. अब हम लोगों को क्या चाहिए होती, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है रीजनेबल कॉस्ट पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर आपको कभी भी सस्ती चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ जो कि उनके बस से बाहर होती है, वहाँ पर मदद करती है सरकार। जैसे कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ सरकार ही कर सकती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की शायद लोग नहीं सुने। इवन इफ दे प्रोवाइड थिंग्स दैट दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन करना है रोड्स का, बहुत बार प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बनाती हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सरकार के सपोर्ट से ही होता है। ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स। सो ऐसे में गवर्नमेंट को अंडरटेक करना पड़ता है हैवी स्पेंडिंग, और वो क्या करती हैं ताकि सारी फैसिलिटीज सबको इक्वली अवेलेबल हो, यानी कि हमारे बिहाफ पर सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर्स को पैसा भर देती है ताकि जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, उनको फायदा हो सके। ये सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही हो सकती हैं। एज आई सेड, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इस, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा तभी वो ये सारे काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा से आयरन स्टील ये पूरा चलता रहता है, इनका पूरा का पूरा सस्ते रेट में जो हमको चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसा देती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है बहुत ही सस्ते रेट पर, और मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदी जा रही है, तो ऐसे में जो भी स्मॉल स्केल होंगी वो तो फिर बिल्कुल बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर उनको प्रॉफिट मिलने नहीं वाला है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आती है और बोलती है कि आप बिजली बेचो, और जो भी पैसा होगा वो मैं आपके अकाउंट में जो है वो क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा, राइट। तो बहुत बार जो हम लोग काम करते हैं वो सपोर्ट से काम करते हैं, किसके, प्राइवेट कंपनीज के। आजकल ऑनलाइन एग्जाम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो समझ लेना कि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो गवर्नमेंट ही कराती है, बट विद द सपोर्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे जो गेहूं और जो चावल होते हैं वो फार्मर्स पे बहुत सस्ते रेट पर खरीदते हैं, सस्ते नहीं सॉरी फेयर प्राइस पर खरीदते हैं और बेचते उसको सस्ते रेट पर है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे लोअर प्राइस पे, राशन शॉप्स के तहत कंज्यूमर्स को दे देंगे। ये हमने और ज़्यादा फूड सिक्योरिटी चैप्टर में पढ़ा भी था। सो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट इसका पूरा का पूरा जो भी कॉस्टिंग होती है वो बेयर कर लेती है। इन दिस वे गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को और कंज्यूमर को दोनों को सेटिस्फाई कर देती है। और गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है वो तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग ही टैक्स पे करते हैं, ठीक है। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दीज गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, और गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको वो बहुत अच्छे से निभाने चाहिए, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, ठीक है। वी हैव डिस्कस दिस इश्यूज इन फर्स्ट चैप्टर, ये तो हमने देख ही लिया था। रनिंग प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, और ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन in this entire thing. Similarly, we have to see that nearly half of the Indian children are malnourished and quarter of them are critically ill.
वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने जो है पढ़ा द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ फूड इज 40, मध्य प्रदेश इज 48 विच इज हायर देन वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट को यहाँ पर अटेंशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी ह्यूमन डेवलपमेंट पे, जैसे कि साफ पीने का पानी, हाउसिंग फैसिलिटीज एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूशन कर पाए सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज में। It is also the duty of government to take care of the poorest and most ignored section of the society, and उनको बहुत ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि मैम हमारे टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। अगर चैप्टर को फटाफट से एक बार सम अप करना हो तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी थी 3 टाइप की, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी क्या काम करते हैं ये हमने देख लिया। लास्ट 30 ईयर्स में कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई है वो हमने देख लिया कि कैसे आजकल टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट फिर भी अभी प्राइमरी सेक्टर में ही अटकी हुई है क्योंकि लोग अभी इतने स्किल्ड नहीं है, जॉब इतनी ज़्यादा क्रिएट हो ही नहीं पा रही है, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के तहत उसमें पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं जॉब्स को इंक्रीज करने के लिए, हमने देख लिया। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की, और अनऑर्गेनाइज में क्या प्रॉब्लम्स है उनके लिए स्टेप्स देखे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स कैसे काम करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो एरिया है उन पर कैसे हम सर्टन वे में फोकस कर सकते हैं। तो दैट वाज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आई होप अगर आपने यहाँ तक चैप्टर देखा तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। सो ऐसे ही चैप्टर्स आपको पूरी की पूरी क्लास 10th की मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय, टेक केयर, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।